तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए लेक्चर में जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आपको इमेज में दिख रहे होंगे दो डिफेक्ट, एक है ऊपर दिस वन इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड दिस वन इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। जो एट्रियम के बीच में शंट हो रहा है ये हो रहा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। और वहीं जो वेंट्रिकल्स है ना, जैसे ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड का शंट हो रहा है ना लेफ्ट से राइट वाली साइड, इसको बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सबसे पहले इसकी लिखते हैं एक लाइन। ये है क्या? सबसे पहले तो इट इज अ abnormal connection या abnormal opening. It is the abnormal opening. ये क्या है? एक abnormal opening है between right and left ventricles. राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में abnormal opening ये होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। ठीक है, दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एक अबनॉर्मल ओपनिंग। जैसे एक छोटा सा इमेज बनाते हैं समझने के लिए। ये है आपका लबली डबली हार्ट। ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 या 6? 4 होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अबनॉर्मल ओपनिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है। क्या है ये? एक अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है। ठीक है, तो जैसे ये एक ओपनिंग हो गई है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो उससे क्या हुआ है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है ना वो आएगा राइट वेंट्रिकल की साइड, ऐसे शंट हो जाएगा। शंट मतलब इस तरह से फ्लो होएगा। ठीक है, अब ये चीज लेफ्ट वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल की साइड ही क्यों हुआ है, इसका कारण समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमेशा चीजें लिक्विड हो या एयर हो, कुछ भी चीज हो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। जैसे आपने रूम के अंदर एसी लगा रखा है, आपने एकदम से खिड़की खोल ली, बाहर ठंड है। ठीक है, देखो आपने रूम में क्या लगा रखा है? एसी। आपने एकदम से खिड़की खोली तो ठंडी हवा जो है ना बाहर की तरफ भागेगी जहां पे गर्मी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपने सर्दी का मौसम है, बहुत चारों तरफ कड़कड़ाती सर्दी है और आपने अपने रूम के अंदर लगा रखा है हीटर। ठीक है, हीटर से पूरे रूम का टेम्परेचर मस्त 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है, लेकिन बाहर पड़ रही है बर्फ। ठीक है, तो एकदम से आप जैसे ही दरवाजा या खिड़की खोलोगे ना तो आपकी कमरे की जितनी भी गर्मी थी ना वो एकदम से बाहर की तरफ भागेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ है? हाई कंसंट्रेशन था, हाई प्रेशर था हीट का अंदर की तरफ, और बाहर क्या था? लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गई। वहीं एक और चीज लीजिए, आपके पास एक बैलून है जिसके अंदर पानी भरा है। बैलून के अंदर आपने एक जगह से पिंच मार के उस बैलून को बैलून के अंदर छेद कर दिया है, तो जो हायर प्रेशर था ना बैलून के अंदर वाटर का, वो उसी छेद की तरफ भागेगा जिधर से प्रेशर निकलने लग रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ब्लड का जिधर हाई प्रेशर होगा ना, ब्लड अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए लो प्रेशर की तरफ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है या राइट वेंट्रिकल के अंदर? जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है ना वो 100 से 120 mmHg होता है। आपने कार्डियोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, मेडिकल सर्जिकल के अंदर कार्डियो टॉपिक आप जाके पढ़ोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर हम मॉनिटर करते हैं कार्डियक कैथेटराइज करने के बाद, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो हायर प्रेशर होता है, वहीं राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर होता है 30 से 40 mmHg, इतना ही कुछ वेरी करता है। यानी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पहुंचाना पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी में सिस्टोलिक प्रेशर से पहुंचाएगी तो हायर प्रेशर लगाना पड़ेगा। वहीं राइट वेंट्रिकल को ब्लड पहुंचाना केवल और केवल लंग्स के पास, तो इसको ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पे डिजीज कंडीशन में क्या हुआ है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है,
जिससे क्या हुआ है, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्रिएट होएगा ना, तो ये प्रेशर की वजह से ब्लड राइट वेंट्रिकल से, सॉरी, प्रेशर जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ शंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होएगा एक बार देखिए। देखिए, अपनी बॉडी के अंदर से ब्लड आता है राइट एट्रियम के पास, अपने को पता है 2 वेना केवा लेके आते हैं, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। अब ये ब्लड जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आता है, यहाँ पे होती है पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, क्या होती है, पल्मोनरी वाल्व होती है जो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट होती है। वाल्व को मान लो एक तरह से भाई एक दरवाजा है। ठीक है, दरवाजा है जो पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट है। वहां यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व भी एक दरवाजा है। तो कभी भी वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है ना, वो इस तरह से होती है। अगर एक बारी वाल्व बंद होगी ना, सपोज करो दिस इज द वाल्व, ऊपर से नीचे तो ब्लड आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर बिल्कुल नहीं जा सकता, ऐसे लॉक हो जाती है वाल्व। ठीक है, वाल्व कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर कितना ही प्रेशर बढ़ जाए, वाल्व कभी भी ओपन नहीं होती, एक्सेप्ट कुछ रेयर ही केसेस होता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वाल्व क्या हुई, वाल्व के थ्रू नीचे ब्लड तो आ गया लेकिन अब ये लॉक हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स के पास और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन रिच होके आया है लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम से नीचे ब्लड आया है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में होती है बाइकस्पिड वाल्व, आप सभी को पता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब नॉर्मल कनेक्शन बन गया है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब क्या है, ये बाइकस्पिड वाल्व भी क्लोज हो चुकी है, ट्राइकस्पिड वाल्व भी क्लोज हो चुकी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। क्यों, क्योंकि अब ये ब्लड पहुंचना है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो बनता है ना हार्ट के ईसीजी के अंदर, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको पता है कितना हाई बनता है, क्योंकि जितना इसमें यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगता है। तो हायर प्रेशर की वजह से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो राइट वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस गैप के अंदर से, इस अबनॉर्मल कनेक्शन के अंदर से राइट वेंट्रिकल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। समझ में आ गया? एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूं, एक बार इमेज को दोबारा से देखिए। देखिए, ये है इमेज अपने पास। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, शंटिंग हो रही लग रही है। क्या चीज हो रही लग रही है, शंट हो रहा है। शंट का मतलब होता है ब्लड का फ्लो। कहां पे हो रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और हाई प्रेशर किधर है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर है। और ब्लड कहां पे जाने लग रहा है, राइट वेंट्रिकल की तरफ। यानी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से लेके राइट साइड ऑफ हार्ट जो ब्लड फ्लो होता है, उसी को तो हम बोलते हैं दिस इज कौन सी डिजीज, दिस इज एसाइनोटिक डिजीज। लेफ्ट का ब्लड राइट साइड चला जाना, जिसकी वजह से कंडीशन जनरेट होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। यही तो चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक एसाइनोटिक डिजीज है। अंडरस्टैंड? मेरे को लगता है समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देखिएगा। ठीक है, तो ये होता है शंटिंग। कि शंटिंग यहाँ पे कहाँ, किधर से किधर होने लग रही है, इधर होने लग रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन को भी हाईलाइट करेंगे, अब नॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब इसको एक इमेज के सहारे और चीज दोबारा से देखेंगे। ये देखिए इमेज, अब ये देखिए यहां पे क्या है, इधर राइट वेंट्रिकल है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में क्या हुआ है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है, जिसकी वजह से लेफ्ट साइड वाला ब्लड कहां पे आने लग रहा है, राइट साइड की तरफ। इसी को हमने क्या बोल दिया, दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अंडरस्टैंड? बस। ठीक है, तो इसके अंदर एक दो चीज लिख के फिर इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे।
ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर पहले डेफिनेशन लिख ली, फिर ये शंटिंग लिख लिया। अब लिखते हैं ये क्या है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सबसे पहली बात तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था, लास्ट में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराए थे, तो इसके अंदर यहाँ पे भी लिख लीजिए, इट इज द ventricular septal defect. Ventricular septal defect is the most common congenital heart disease. मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। ऐसा कहा जाता है जितनी भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है ना, उनका 25 से लेकर 30% केवल और केवल VSD होती है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज होती है VSD। अब बात करते हैं VSD की नहीं, पहले इसकी बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। वी टॉक अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। VSD होती कैसे है, कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है। देखिए VSD के अंदर देखिए, वही हम एक बार एक छोटा सा अपना डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका लवली डबली हार्ट है। ये हार्ट के 10-15 चैम्बर हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब इन चैम्बर्स का नाम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आपको पता है? बिल्कुल पता है जी। अब बात करेंगे, अब यहाँ पे सर्कुलेशन कैसे होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड का फ्लो निकलता है किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू। और ये आयोटा के थ्रू पहुंचता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। ऐसे ब्लड निकला और बॉडी के अंदर पहुंच गया, और बॉडी से वापस ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। अपने को सभी को पता है? हाँ जी पता है बिल्कुल। फिर बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ये ब्लड पहुंचता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन लेने के लिए। ठीक है, लंग्स के अंदर पहुंच गया, और लंग्स से ये वापस चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। आप सभी को ये चीज पता है, ये नॉर्मली सर्कुलेशन आप सभी को पता है, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक अबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है, अबनॉर्मल ओपनिंग बन गई है। किस किस के बीच में बनी है ये अबनॉर्मल ओपनिंग? ये बनी है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर, जिससे क्या हुआ है, जो ब्लड है ना, वो ब्लड का फ्लो हो गया है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और हाई प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से फ्लो स्टार्ट हो गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, तो ये शंट क्या हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ शंट हुआ है। इससे क्या हुआ है, राइट वेंट्रिकल के पास एक तो खुद का ब्लड जो राइट एट्रियम से नीचे आने लग रहा है, ठीक है, एक तो ये ब्लड जो ऊपर से नीचे आने लग रहा है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड भी इधर आने लग गया, जिससे क्या हुआ है, राइट वेंट्रिकल के पास बहुत ज्यादा ब्लड एक्स्ट्रा अमाउंट में इकट्ठा हो गया। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर ब्लड जो इकट्ठा हुआ है, तो ये बाहर भी एक्स्ट्रा ब्लड ही निकाल लेगी। इसके पास ज्यादा ब्लड है तो बाहर भी ये ज्यादा ब्लड निकाल लेगी। बाहर ज्यादा ब्लड निकालेगी, कहाँ पे निकाल लेगी? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर निकाल लेगी। ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी ज्यादा ब्लड निकाल लेगी, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ेगा। हाँ जी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ज्यादा आ गया, तो यहाँ पे इंक्रीज पल्मोनरी आर्टरी का सर्कुलेशन होएगा। हाँ जी, पल्मोनरी आर्टरी में ज्यादा ब्लड गया है तो लंग्स के पास भी ज्यादा ब्लड जाएगा। हाँ जी जरूर जाएगा। अब लंग्स के अंदर ज्यादा ब्लड गया है तो लंग्स से बाहर भी ज्यादा ब्लड निकलेगा, यानी पल्मोनरी वेन के अंदर भी ज्यादा ब्लड जाएगा। यानी कहने की बात है, यानी वीनस रिटर्न, पल्मोनरी वीनस रिटर्न भी ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये क्या हुई है, दिस इज पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर ज्यादा ब्लड हुआ था, यानी पल्मोनरी वीनस रिटर्न भी ज्यादा हुई है, जिससे क्या हुआ है, सारा ब्लड पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम के पास घूम फिर के ज्यादा ब्लड आया है, तो लेफ्ट एट्रियम से नीचे ब्लड भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, ब्लड नीचे ज्यादा जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास कुल मिला के घूम फिर के लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी जरूर हो गया। घूम फिर के जिसने दूसरों को ज्यादा ब्लड दिया था, वापस घूम फिर के कर्मा रिवर्स बैक हो गया
लेफ्ट वेंट्रिकल का कर्म उसके आगे आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड हो गया और ज्यादा ब्लड होने से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। अब बाहर निकालने के लिए इसके पास क्या तरीके हैं, या तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से राइट वेंट्रिकल में भेज दे, या इस आयोटा के थ्रू बॉडी के अंदर भेज दे। ठीक है, तो ये कुल मिला के होना क्या पड़ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का कर्मा था, इसने अपना काम आधा राइट वेंट्रिकल को दे दिया और इसका कर्मा रिवर्स बैक होके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया। कुल मिला के लेफ्ट वेंट्रिकल को अब ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसके पास बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा एज कंपेयर टू प्री हेल्दी कंडीशन। ठीक है, प्रीवियस हेल्दी कंडीशन के मुकाबले ज्यादा ब्लड आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ज्यादा जोर लगाएगा, ज्यादा काम करेगा, ठीक है, और क्या हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आधा ब्लड तो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, आधा ब्लड बॉडी के आयोटा के थ्रू बॉडी में जा रहा है, जिससे बॉडी के पास जा तो रहा है हाई ऑक्सीजन वाला ब्लड। ठीक है, बॉडी के पास हाई ऑक्सीजन वाला ब्लड तो जा रहा है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गई है, क्योंकि आधा ब्लड तो राइट साइड राइट वेंट्रिकल में चला गया। तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से बॉडी को लगेगा कि मेरे को कंपनसेट करने की जरूरत है, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल को बोलेगी तू और ज्यादा जोर लगा, हार्ट रेट बढ़ा और ज्यादा फोर्सफुली पुश कर। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओवर द लंबे टाइम तक क्या करेगा, ज्यादा जोर लगाता रहेगा, और ज्यादा जोर लगाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल किससे बना है, मसल से बना है। और हम जब भी किसी मसल का ज्यादा यूज कर लेते हैं, चाहे जिम में चले करें या कहीं पे करें, हमारी मसल्स के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, हमारी मसल का साइज बढ़ जाता है, जिससे क्या होएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी लंबे टाइम तक अपने आप को सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बेबी का हार्ट है बहुत ही इमेच्योर, इतना हेल्दी हार्ट नहीं है, बेबी अभी पैदा ही हुआ है। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एक टाइम पे कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी चेंज हो गई, उससे क्या हुआ है, अब यहाँ पे बेबी की या तो डेथ हो जाएगी, नहीं तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से क्या हुआ है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ गया है, बस। ठीक है, तो यहां तक थे, देखो कुल मिला के बात यह है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, बस। अब जो चीज मैंने आपको बताया है उसको सिंपल वे में, वेरी वेरी सिंपल वे में कुछ लाइंस के अंदर लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यही है पैथोफिजियोलॉजी। यहां पे क्या हो रहा था, लिख लेते हैं। इन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या हुआ था, लेफ्ट साइड वाला ब्लड शंट हो गया है राइट साइड, हो गया था, हाँ जी बिल्कुल हो गया था, जिससे क्या हुआ है, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ गया है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड ज्यादा आ गया, इमेज के अंदर देखो, हाँ जी बिल्कुल आ गया जी। ठीक है, तो इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिससे पल्मोनरी लंग्स के पास ज्यादा ब्लड पहुंचा और लंग्स से पल्मोनरी वेन के अंदर भी ज्यादा ब्लड पहुंचा। ठीक है, तो यानी इंक्रीज पल्मोनरी वीनस रिटर्न। ठीक है, पल्मोनरी वेन से ज्यादा ब्लड गया तो ये लेफ्ट, तो इसने क्या किया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी ब्लड को बढ़ाया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी ब्लड ज्यादा पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ज्यादा पहुंचा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ा, जिससे ओवर द टाइम अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा जोर लगाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। अंडरस्टैंड कैसे हो गई, इंक्रीज पल्मोनरी वीनस रिटर्न की वजह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ज्यादा ब्लड आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी ज्यादा ब्लड पहुंचा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को ओवर द टाइम बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है इस ब्लड को काउंटर करने के लिए, जिससे लंबे टाइम तक इसको ज्यादा काम करना पड़ा, जिससे इसकी मसल्स का साइज बढ़ गया। मसल का साइज बढ़ना माना जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के नाम से। ठीक है, तो ये चीज ओके।
लेफ्ट वेंट्रिकुलर हो गई हाइपरट्रोफी। उसके बाद लंबे टाइम तक अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी रही, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा रहा, तो ये फाइनली कोज कर देगी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इट कोज कंजस्टिव हार्ट फेलियर। और कंजस्टिव हार्ट फेलियर और साथ में एक और चीज कंडीशन जनरेट करेगी, या करेगी क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन। लंबे टाइम तक इस पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेल के अंदर ज्यादा सर्कुलेशन जाने की वजह से यहां पे होगा क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन। यहां पे हो गया क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन। ठीक है, क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन। और ये क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन हो रहा है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा ब्लड जाने की वजह से। जहां पे भी ज्यादा ब्लड जाता है तो वहीं पे प्रेशर घटता है या बढ़ता है। हमारी वेन या आर्टरी के अंदर अगर ब्लड ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड कम होएगा तो प्रेशर कम होएगा। तो क्रोनिक पल्मोनरी ओवर सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन ज्यादा हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो एक्सट्रीम हो जाएगा। तो क्या होएगा, अब बात करते हैं, एक बार वापस इमेज के अंदर इमेज बनाते हैं। क्या हो रहा था, एक बार इमेज को ध्यान से देखिए। मैं एक और कंडीशन बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, ये आपका लवली डबली हार्ट है। हार्ट के अंदर चार चैम्बर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाने लग रहा है बॉडी के अंदर, और बॉडी से इधर आ गया, और यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू जा रहा है लंग्स के अंदर, और लंग्स से आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ऐसे ब्लड आने लग रहा है। तो ये क्या है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन है। तो क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, पल्मोनरी वेन और आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, और प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है एक टाइम पे आके, जैसे कुछ महीनों या साल भर बाद प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है पल्मोनरी आर्टरी और वेन के अंदर कि इस प्रेशर ने क्या कर दिया है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर को बढ़ा दिया है। अब कहीं पे ज्यादा प्रेशर है, सपोज करो एक छोटी सी एक बड़ा सा कमरा है और उससे बाहर निकलने का रास्ता छोटा सा है, तो छोटे से रास्ते से बहुत सारे बंदे जाएंगे, तो जो पीछे बंदे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, वो वहीं की वहीं इकट्ठा होएंगे। तो ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, यहाँ पे कुल मिला के राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ गया है, और बहुत ज्यादा बढ़ गया है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर एक टाइम पे आके किसकी वजह से हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। ये प्रेशर जब यहाँ पे सपोज करो इसके अंदर ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ये प्रेशर क्या होएगा, बैक मारना शुरू कर देगा, रिवर्स करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल के अंदर भी क्रिएट कर देगा ज्यादा प्रेशर। और जब राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा और एक टाइम पे राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि ये प्रेशर इक्वल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर के, उस टाइम पे क्या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आ पाएगा, नहीं। यहाँ पे दोनों जगह इक्वल प्रेशर हो चुका है। राइट वेंट्रिकल के अंदर भी उतना प्रेशर हो गया जितना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हुआ है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे संटिंग कैसे होने लग रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रही है। हाई प्रेशर किधर था, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लो प्रेशर किधर था, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से इतना प्रेशर बढ़ गया कि ये प्रेशर इक्वल हो चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल के। उस टाइम पे कोई शंटिंग नहीं होगी, उस टाइम पे दोनों जगह बराबर प्रेशर, तो दोनों जगह का ब्लड एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर क्या हो, व्हाट if right ventricle pressure exceed the pressure of left ventricle, क्या हो अगर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो उस टाइम पे तो भाई ये चीज तो अपोजिट होनी शुरू हो जाएगी। फिर उस टाइम पे ब्लड जाने लगेगा राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड गया तो ये कंडीशन कौन सी होती है, दिस इज द साइनोटिक हार्ट डिजीज which I told you in the introduction। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ शंट हो जाना
क्यों हुआ है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में अब इतना प्रेशर हो चुका कि अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर छोटा पड़ गया इसके आगे, तो हाई प्रेशर से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, उससे क्या होएगा? साइनोटिक हार्ट डिजीज वाली कंडीशन जनरेट हो जाएगी। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है? ठीक है, यहां पे क्या हुआ है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से अगर क्या करा, हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम यहां पे क्या हो गया है? रिवर्सल ऑफ शंट हो गया है। इधर क्या हो गया है? रिवर्सल ऑफ शंट हो गया है। ठीक है, या ये क्यों हुआ है? इफ इन अनट्रीटेड, अगर हमने इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया, इसको ट्रीट नहीं किया, उससे क्या हो गया है? रिवर्सल ऑफ शंट हो गया है। शंट का रिवर्सल यानी अब क्या होने लगा है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाने लगा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और यही तो होता है साइनोसिस। इट क्रिएट साइनोटिक हार्ट डिजीज यानी साइनोसिस। और इस कंडीशन को हम इस कंडीशन का हमने एक नाम दे रखा है जिसका मतलब है एसन-मेंजर सिंड्रोम। दिस कंडीशन इज नोन एज आइसन-मेंजर सिंड्रोम। इसका नाम है आइसन-मेंजर सिंड्रोम। इसका नाम है आइसन-मेंजर सिंड्रोम। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बस ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मैंने अपनी तरफ से सिंपल से सिंपल कराने की कोशिश करी है। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इस आइसन-मेंजर सिंड्रोम को करो आप हाईलाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंड्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नॉर्मली दो टाइप्स का होता है, एक मेम्ब्रेनस, एक मस्कुलर। ठीक है, तो बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो ये होता है दो टाइप का। एक होता है मेम्ब्रेनस, पहला लिखेंगे हम मेम्ब्रेनस, और 3-4 लाइन छोड़ के, 3-4-5 लाइन छोड़ के सेकंड लिखिए मस्कुलर। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, एक इमेज बनाता हूं मैं, उसको देखो। ये है आपका लवली डबली हार्ट, 4 चैम्बर वाला। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वैसे तो क्या होता है, वैसे तो इस तरह का होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का अंतर, वॉल, बीच की वॉल। लेकिन इन रियलिटी अगर आप देखोगे ना, अगर रियलिटी में देखोगे ना, तो इनके बीच की वॉल इतनी सिंपल नहीं होती जिसकी आप एक लाइन से डिफाइन कर सको। ये वॉल्स डायरेक्टली होते इस टाइप के। जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं ना, वॉल की थिकनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, इस तरह की होती है रियल वॉल। ठीक है, तो रियल वॉल होती है इस टाइप के, ऊपर थिकनेस, ऊपर बिल्कुल पतली, नीचे नीचे जैसे जैसे नीचे गए तो परकंजी फाइबर की तरफ गए तो इसकी वॉल की थिकनेस हो गई इंक्रीज। ठीक है, दिस इज द करेक्ट एनाटॉमी ऑफ द वॉल बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर जो ये पतली वाली जो वॉल होती है ना, इफ दिस, इस वाली पतली वाली लेयर को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। दिस इज द मेम्ब्रेन। एंड जो लास्ट में थिक होती है इसको बोलते हैं मसल। ठीक है, अगर, ठीक है, अगर इफ जो सेप्टा है ना, जो गैप है
जो ओपनिंग है अगर मेम्ब्रेन वाली रीजन की होती है तो उसको बोल देंगे मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वहीं अगर जो गैप है, जो ओपनिंग है, वो मसल वाले रीजन के अंदर हुई तो उसे बोलेंगे मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो मेम्ब्रेन होती है ऊपर, मसल होती है नीचे। और देखो मेम्ब्रेन के अंदर कोई होल हो जाए तो मेम्ब्रेन के पास इतनी ब्लड सप्लाई, इतनी रीजनरेशन की पावर नहीं होती जितनी मसल्स के पास होती है। मसल के अंदर कोई वियर टियर हो जाए तो आराम से ठीक भी हो जाता है, लेकिन मेम्ब्रेन के अंदर ठीक होने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए अगर मसल के अंदर मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो इसके रिकवरी के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई रीजनरेशन पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन की अगर बात करें जाए, लिख लेते हैं, जो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। मोस्ट कॉमन भी कहते हैं, ये 70 to 80% केसेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेन कहाँ है, ऊपर है या नीचे है, तो ये होती है ओपनिंग इन, लिखो ओपनिंग इन, ओपनिंग इज प्रेजेंट इन opening is present in upper part of septa। अपर पार्ट ऑफ सेप्टा के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, ये साइज के अंदर लार्ज होता है, लार्ज इन साइज, साइज के अंदर लार्ज होता है। ठीक है, तो देखो साइज के अंदर लार्ज है, अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो और मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो मेम्ब्रेन की तो रीजनरेशन पावर भी इतनी नहीं होती, तो मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है क्लोज करने के लिए। ठीक है, ये अपने आप इतनी जल्दी से क्लोज नहीं होता, तो इट नीड ट्रीटमेंट टू क्लोज, क्योंकि एक तो साइज में लार्ज हो गया और ऊपर से मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो गया। मेम्ब्रेन के अंदर इतनी रीजनरेशन पावर होती ही नहीं जितनी मसल की होती है एज कंपेयर टू मसल। ठीक है, तो ये है मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड है मस्कुलर, ये प्रेजेंट होता है 15 से 20% केसेस के अंदर। ठीक है, ये साइज के अंदर स्मॉल होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ सेप्टा, सेप्टा के लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये साइज के अंदर भी स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज, और ये कैन हील इटसेल्फ, कैन हील इटसेल्फ, खुद हील हो जाता है मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये थी क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स यानी साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर जो होते हैं ना वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के, ये डिपेंड करते हैं साइज ऑफ डिजीज की। जो ओपनिंग है वो छोटी है या बड़ी है, छोटी के अलग फीचर, बड़े के अलग फीचर। तो सबसे पहले मैं बात करूं छोटी के, तो छोटा ओपनिंग है तो ज्यादा शंटिंग नहीं होगी, ज्यादा शंटिंग नहीं होगी तो ज्यादा फीचर भी नहीं आएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस के अंदर ना, मैक्सिमम पोर्शन के अंदर, मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर अगर वीएसडी है ना और वो स्मॉल साइज का है तो वहां पे कोई साइन ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक। जब तक कि हम इको वगैरह ना करा ले तब तक पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो बात करते हैं डिपेंड अपॉन क्लिनिकल फीचर, डिपेंड ऑन साइज ऑफ सेप्टा, सेप्टा के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इफ अगर साइज है स्मॉल तो पर्सन होएगा, बेबी होएगा एसिम्प्टोमेटिक। वहीं अगर साइज है लार्ज तो जी आएंगे सिम्टम्स, तो ही देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। ओके, तो देखने को मिलेंगे अपने को सिम्टम्स। अब बात करें कौन से सिम्टम्स,
तो ये भी बात कर लेते हैं जी, कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, पैथोफिजियोलॉजी को दोबारा से देखो। पैथोफिजियोलॉजी के मैंने बताया था भाई इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा था, जिससे पल्मोनरी वीनस रिटर्न रिच। देखो यहाँ पे क्या बताए थे, राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हुआ, जिससे लंग्स के अंदर ज्यादा हुआ है। तो लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, कंजेशन। लंग्स के अंदर कंजेशन होने की वजह से लंग्स बेबी के इमेच्योर है, लंग्स बेबी के वीक है। वीक लंग्स होने की वजह से क्या होएगा, बेबी के अंदर पल्मोनरी फंक्शन सिम्टम्स देखने के लगेंगे, जैसे बेबी को जल्दी से इन्फेक्शन होने लग जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो फ्रीक्वेंटली पल्मो इन्फेक्शन बेबी के अंदर देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट पल्मो इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड निकला है, राइट वेंट्रिकल से ज्यादा ब्लड निकला है पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कंजेशन हुआ, ये कंजेशन पहुंचा है लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर कंजेशन हुआ और लंग्स है वीक इमेच्योर, जिसकी वजह से वहां पे जल्दी से बेबी के अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। और अगर बेबी को इन्फेक्शन होएगा फ्रीक्वेंटली, क्या बेबी प्रॉपरली फीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो लिख लेंगे पुअर फीडिंग, बेबी के अंदर देखने को मिलेगी अपने को पुअर फीडिंग। और बेबी अच्छे से खाना नहीं कर पा रहा है, पुअरली फीड कर पा रहा है, तो क्या बेबी की ग्रोथ घटेगी या नहीं घटेगी, हाँ जी बिल्कुल घटेगी। और ग्रोथ घटेगी यानी इसको हम बोल सकते हैं फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है एज के साथ बेबी का साइज, बेबी का वेट ना बढ़ पाना। ठीक है, एज के साथ बेबी की ग्रोथ ना हो पाना, उसको बोल जाता है फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, तो फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलेगी बेबी के अंदर। और इन्फेक्शन है तो भाई डिस्निया भी देखने को मिल सकता है, डिस्निया भी देखने को मिल सकता है। और हमने बताया था लंबे टाइम तक लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उससे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाता है, हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलती है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी देखने को बेबी के अंदर मिलेगी। ठीक है, क्यों ये है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी, क्योंकि पल्मोनरी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर लोड बढ़ गया। ठीक है, साथ में क्या हुआ है, कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होने लग रही है, बॉडी के पास जितना ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचना था उतने वॉल्यूम में नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गई। तो बॉडी क्या कंपनसेट करने के लिए हार्ट को ज्यादा जोर लगवाएगी, ज्यादा जोर लगवाएगी तो और ज्यादा हाइपरट्रोफी होएगी, और ज्यादा हाइपरट्रोफी होएगी, और ज्यादा और ज्यादा अगर हार्ट जोर लगाएगा तो हार्ट के अंदर किस चीज का खतरा है, फेलियर का, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या कंजस्टिव कार्डियक फेलियर का खतरा बेबी के अंदर हो जाएगा। क्यों हुआ है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड इन वीक हार्ट। वीक हार्ट क्यों हुआ है, हार्ट वीक क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो ये था CCF। उसके बाद एक चीज और देखने को मिलती है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब ये देखिए क्या होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैसे और क्यों होता है, नाम तो देखो, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब भाई एंडोकार्डियम जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम सबसे बाहर वाली, तो सबसे अंदर वाली जो ब्लड के साथ कांटेक्ट में आती है वो लेयर है ना, वहां पे क्या इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसका कारण क्या है, देखो अगर बेबी को VSD है, क्या है बेबी को, VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होने से क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो होएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ। यहाँ पे ब्लड का फ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रेशर है, हाई प्रेशर वाला ब्लड जब राइट वेंट्रिकल के अंदर जब आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्व्स तो इस तरीके से डिजाइन करी गई है भगवान ने कि वो इस प्रेशर वाले ब्लड को झेल पाए।
लेकिन राइट वेंट्रिकल की वॉल्स इस हाई प्रेशर वाले ब्लड को नहीं झेल पाते, जिससे क्या हो जाती है, यहाँ की जो वॉल्स है ना वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। और वॉल जब डैमेज हो जाती है उससे क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वॉल के अंदर हो जाएगी इंजरी, ठीक है। डैमेज हो जाने की वजह से इंजरी हो जाएगी, और इंजरी होने से इस वॉल के अंदर बैक्टीरिया इजीली एंटर कर जाएंगे, बैक्टीरिया इजीली एंटर कर देंगे, बैक्टीरिया इजीली एंटर कर देंगे तो हो जाएगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। वीएसडी की वजह से हाई प्रेशर का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, जिससे राइट वेंट्रिकल की वाल डैमेज होगी, उससे राइट वेंट्रिकल की वाल के अंदर इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से बैक्टीरिया आसानी से एंटर कर गया और उसने कर दिया इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। ये था क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर हाईलाइट करो, एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को हाईलाइट करो, एक फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन को भी छोटा सा टिक मार लो, ठीक है। ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ वीएसडी, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट और काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। अरे इतना कर लिया था, डायग्नोसिस ने भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कर देंगे, ठीक है। तो देखो डायग्नोसिस, सबसे पहले बात करते हैं हम छोटे छोटे डायग्नोसिस से। डायग्नोसिस करने के लिए हम करेंगे सबसे पहले, भाई बेबी आया, बेबी का भाई बेबी अपने पास आएगा पल्मोन इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ, तो पल्मोन इन्फेक्शन के साथ हम एक ही चीज करते हैं, एक्सरे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले बेबी का कर देंगे एक्सरे। एक्सरे के अंदर अपने को हार्ट का साइज ज्यादा मिलेगा क्योंकि हाइपरट्रोफी है, तो यहाँ पे मिलेगा कार्डियोमिगैली, हार्ट का साइज ज्यादा मिलेगा। अब एक्सरे कर दिया, अब अपने को हार्ट का साइज ज्यादा मिल गया, तो हम क्या करेंगे भाई, हार्ट को एग्जामिन करने के लिए नॉन इन्वेजिव सबसे पहले टेस्ट करेंगे, सबसे इजी और सबसे सस्ता टेस्ट ईसीजी। अब ईसीजी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी ईसीजी के अंदर अपने को क्या फाइंडिंग मिलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, क्योंकि क्यूआरएस ही तो डिनोट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, ठीक है, वेंट्रिकुलर सॉरी डीपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब ईसीजी कर लिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखने को मिल गई, तो अब हम और एडवांस टेस्ट कराएंगे बेबी का। जो एडवांस टेस्ट हम कराएंगे वो है हार्ट का यूएसजी यानी इको, हार्ट का कराएंगे इको। इको को बोला जाता है, हमने इंट्रो में पढ़ा था, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है क्योंकि ये टेस्ट कंफर्म करता है अपनी बीमारी को, हाँ बेबी को वीएसडी है। हम कंफर्म कैसे करेंगे, इको के साथ, और इको को करो हाईलाइट, ठीक है। इको के अंदर हम क्या पता लगता है अपने को, लोकेशन, अपने को साइज ऑफ हार्ट। इको के अंदर हमें क्या पता लगती है, इको टेल अबाउट लोकेशन एंड साइज ऑफ शंट, ये चीज पता लगती है अपने को इको से। अब इको हो गया, अब जाएंगे हम, वैसे तो इको में कंफर्म हो गया, लेकिन एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं जो इन्वेजिव होएगा, वो है कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन का फुल टॉपिक आपको मिलेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की कार्डियो वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन, अब कार्डियक कैथेटराइजेशन दो चीज के लिए हम यूज करते हैं, एक डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, एक हम मैनेजमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। एक डायग्नोसिस के लिए, एक हम ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो डायग्नोस करते हैं प्रेशर, ठीक है, कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर हम पता करते हैं। सेकंड हम पता करते हैं यहाँ पे O2 का सैचुरेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन। अपने को पता है, हमने इंट्रो में पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल के अंदर O2 का सैचुरेशन होता है 65 to 70, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है
95 से 99, और अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन में हमने राइट वेंट्रिकल के अंदर सैचुरेशन मिली 85, 89, तो पक्का लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल की साइड आ रहा है, तभी इसकी सैचुरेशन बढ़ी है। ठीक है, फिर बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए इसको यूज करते हैं जैसे बैलून प्रोसीजर के लिए। ठीक है, बैलून प्रोसीजर के लिए, या कोई भी डिफेक्ट क्लोजर के लिए, या स्टंट इंसर्शन के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन को। ठीक है, यह कार्डियक कैथेटराइजेशन हम कर लेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक चीज जो मेन रह गया, अस्कल्टेशन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मेन चीज क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे अस्कल्टेशन। वी डू अस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप से हम सुनेंगे बेबी की हार्ट की धड़कनें। अब अस्कल्टेशन इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अस्कल्टेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अस्कल्टेशन के अंदर हम क्या सुनेंगे, हार्ट की साउंड सुनेंगे। ठीक है, यहां पे सुनेंगे हार्ट की साउंड। और आपने कार्डियो वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, हार्ट की साउंड कितनी होती है, लबडब 2 होती हैं। देखो वैसे तो 4 होती हैं, लेकिन मेन बात करें तो 2 ही होती हैं, S1 या S2। ठीक है, हार्ट साउंड क्या होती है, एक होती है S1, एक होती है S2। और S2 भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है P2, एक होती है A2, अपने को सभी को पता है। ठीक है, और S1 कब क्रिएट होती है, हाउ व्हेन S1 क्रिएट, S1 क्रिएट होती है क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व के क्लोजर पे जो साउंड क्रिएट होती है उसको बोलते हैं लब या S1 साउंड। वहीं S2 साउंड 2 साउंड का मिक्सअप होती है, 2 साउंड से मिलके बनती है, दोनों एक साथ क्रिएट होती हैं, तो इस वजह से इसको एक ही साउंड बोला जाता है। P2 का मतलब होता है क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। वो साउंड जो पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने पे बने। और A2 यानी क्लोजर ऑफ, A2 साउंड कब बनती है, ये बनती है क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल्व, आयोटिक वाल्व के क्लोजर होने पे। ठीक है, तो ये तो थे नॉर्मल साउंड। अब देखते हैं VSD के अंदर साउंड कैसे आती है। हम करेंगे अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के अंदर VSD के अंदर कैसे साउंड मिलेगी, तो बात करें इन VSD। VSD के अंदर जो साउंड आती है उसका नाम होता है पेनसिस्टोलिक मर्मर साउंड। पेनसिस्टोलिक मर्मर साउंड। और इस साउंड को करो आप हाईलाइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट साउंड विच वी हैव टू हियर इन VSD। अब पेनसिस्टोलिक, पेनसिस्टोलिक मतलब सारे, पेन का मतलब ओल सिस्टोलिक साउंड के अंदर मर्मर सुनाई देगा अपने को। ठीक है, अब ये कैसे सुनाई देगा, अब देखते हैं। सबसे पहले तो बात करें ये पेनसिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई कहां पे देती है, तो ये सुनाई देती है एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल रीजन, एट लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे। ठीक है, इतना पता लग गया। अब ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो इसका मतलब लिखते हैं। इसका मतलब है बोथ, यानी पेन का मतलब सारी, ऑल साउंड यानी S1B और S2B, यानी बोथ S1 एंड S2 आर मर्मर। दोनों ही मर्मर सुनेंगे, S1B और S2B। ठीक है, S1B मर्मर, S2B मर्मर। अब दोनों को अलग अलग बात करते हैं, S1 मर्मर और S2 के मर्मर की। देखिए, बात करूं अगर मैं S1 की, इफ आई टॉक अबाउट S1, तो S1 मर्मर कैसे आएगी, अगर मैं बात करूं S1 मर्मर की, तो S1 मर्मर क्यों आएगी, देखो बेबी को है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी है लेफ्ट वेंट्रिकुलर की अंदर, हाइपरट्रोफी है बेबी को, तो क्या होएगा, हाइपरट्रोफी है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जोर लगाना पड़ेगा। ज्यादा जोर से जो
जब ज़्यादा जोर से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ऐसे कंप्रेस होंगे, उससे क्या होएगा, तो जो अपनी मिट्रल वाल होती है ना, वो भी जोर से क्लोज होएगी। तो जोर से क्लोज होएगी तो जोर से साउंड सुनाई देगी, तो यानी मरमर साउंड। इसका मतलब इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जिससे इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स, जिससे ज्यादा प्रेशर बनेगा। मोर प्रेशर होने से ज्यादा प्रेशर होने से क्या होएगा, मोर साउंड ऑफ क्लोजर। मिट्रल वाल्व, ठीक है, ओके। समझ में आ गया S1 मरमर कैसे? देखिए इमेज से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहां पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी है, ठीक है। यहां पे क्या है, मिट्रल वाल्व है, ठीक है। यहां पे क्या है, मिट्रल वाल्व है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंप्रेस होएगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो ये जो मिट्रल वाल्व है तभी तो क्लोज होती है जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ता है। तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होएगा तो मिट्रल वाल्व है तो ये भी जोर से क्लोज होएगी, और जोर से क्लोज होएगी तो जोर से साउंड क्रिएट होएगी, और जोर से साउंड क्रिएट होएगी, यानी दिस इज द मरमर साउंड। नॉर्मली साउंड को बोलते हैं नॉर्मल साउंड, बट अबनॉर्मल साउंड को बोलते हैं मरमर साउंड। तो ये साउंड अबनॉर्मल होएगी जिसको बोलते हैं मरमर साउंड। अंडरस्टैंड? बस ठीक है। अब बात करते हैं S2 मरमर की। दिस इज द S1 मरमर। अब नाउ वी टॉक अबाउट S2 मरमर। नाउ वी टॉक अबाउट S2 मरमर, ठीक है, S2 मरमर की। ओके, S2 मरमर के अंदर अपने को मिलती है लाउड P2 साउंड। लाउड P2 साउंड, P2 यानी पल्मोनरी साउंड। पल्मोनरी साउंड ही लाउड सुनने को मिलती है, लेकिन A2 साउंड अपनी नॉर्मल रहती है। आयोटिक साउंड नॉर्मल होती है, लेकिन पल्मोनरी साउंड लाउड होती है। पल्मोनरी साउंड लाउड क्यों होती है? क्योंकि यहां पे बिकॉज ऑफ हाई पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। हाई पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से अपनी क्या है, जो पल्मोनरी वाल जो P2 साउंड है ना, वो ज्यादा लाउड सुनने को मिलेगी, ठीक है। अंडरस्टैंड? ओके, देखो कैसे, अगर S2 साउंड को और ज्यादा अगर अच्छे से इमेज के तरह समझे तो ये अपना हार्ट है, दिस इज द हार्ट, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे जो साउंड आएगी, दिस इज द आयोटिक साउंड एंड दिस इज द पल्मोनरी साउंड, ठीक है। तो यहां पे आपने पैथोफिजियोलॉजी के अंदर एक बारी पिछले पेज पलट के देखो, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप क्या देखोगे कि पल्मोनरी कंजेशन होने लग रहा था, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर प्रेशर होने लग रहा था। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे जब ये वाल्व क्लोज होएगी तो ज्यादा प्रेशर की वजह से यहाँ पे ज्यादा साउंड क्रिएट होएगी, जिसकी वजह से P2 साउंड नॉर्मल आएगी। लेकिन A2 साउंड जो आयोटा के क्लोज होने पे आनी थी, आयोटा के अंदर ज्यादा प्रेशर नहीं है, यहाँ पे कम प्रेशर है, यहाँ पे नॉर्मल साउंड आएगी जैसे ही आएगी। तो कहने का मतलब है P2 के S2 साउंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे S2 के अंदर लिख लेते हैं अलग से। S2 के अंदर एक तो A2 साउंड है, ये तो नॉर्मल होगी, और P2 होएगी लाउड साउंड। ज्यादा प्रेशर है तो ज्यादा लाउड वॉइस आएगी, लाउड साउंड। और इसको भी करो आप हाईलाइट, लाउड साउंड। और S1 के अंदर तो क्या है, साउंड, मोर साउंड है, ठीक है। तो दो चीजों को हाईलाइट करा है, एक तो पेनसिस्टोलिक मरमर साउंड आएगी और एक P2 लाउड साउंड आएगी। बस ये दो चीज आपने को याद रखनी है, मैंने बता दिया दोनों किस तरह से आएगी। तो ये था आपका डायग्नोसिस कंप्लीट।
अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। देखो, मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले बात करें, अगर एसिम्प्टोमेटिक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इफ एसिम्प्टोमेटिक, अगर है एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर ट्रीटमेंट, नो नीड फॉर सर्जरी, ठीक है। अगर माइनर है तो सर्जरी की जरूरत नहीं है, कोई इतने खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये 1-2 साल में अपने आप ठीक हो जाती है। यानी लिख लेते हैं, मे रिपेयर इटसेल्फ, मे रिपेयर इटसेल्फ इन 1 से लेके 2 साल, 1 से 2 ईयर। तो एसिम्प्टोमेटिक है तो भाई 1-2 ईयर में अपने आप हील हो जाएगी, अपने को कुछ सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने को सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है बेबी को, जैसे, ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस जैसे टू ट्रीट कॉम्प्लिकेशन लिखो, कॉम्प्लिकेशंस है तो उनको ट्रीट करना है। जैसे कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सबसे मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, अपना CHF, CCF, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स भी कौन सी देते हैं, 2 ड्रग्स मेनली दिए जाते हैं। आपने कार्डियोटोपिक के अंदर पढ़ा होगा, सबसे मेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी डाइजॉक्सिन, सभी को पता है, ठीक है। डाइजॉक्सिन क्या करती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करती है, कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को बढ़ाती है, और सेकंड ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजॉक्सिन, आपने कार्डियोटोपिक के अंदर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, डाइजॉक्सिन। अब बात करते हैं सेकंड ड्रग जो देते हैं, वो है ACE इनहिबिटर। सेकंड इज ACE इनहिबिटर। जो ACE इनहिबिटर होती है ये सेकंड ड्रग होती है। जैसे ACE इनहिबिटर का ड्रग्स का एक एग्जांपल देखें, कैप्टोप्रिल, जिसके भी पीछे प्रिल लग गया ना, वही कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल हो गया, एनेलाप्रिल हो गया, एनेलाप्रिल हो गया, ये सारी ड्रग होती हैं ACE इनहिबिटर। और अगर CCF होने की वजह से बेबी को अगर है एडिमा, तो एडिमा के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, हम देते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर कौन सी ड्रग देते हैं हम, जैसे स्पाइरोनोलेक्टोन, फ्रूसोमाइड, ये ड्रग्स हम देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीट करने के लिए। और फिर बात करते हैं, अगर ये डिजीज है सिम्प्टोमेटिक, इफ सिम्प्टोमेटिक, अगर डिजीज है सिम्प्टोमेटिक, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक है तो फिर भाई अपने को सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी, ठीक है, सर्जरी करेंगे विदिन 6 to 12 आवर, अपने को बेबी को अंदर 6 to 12 मंथ के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी अगर डिजीज है सिम्प्टोमेटिक। और सर्जरी करके हम क्या करेंगे, यहां पे एक पैच होता है डेक्रोन पैच के नाम से, डेक्रोन पैच को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सपोज करो दिस इज द हार्ट, दिस इज द सेप्टल डिफेक्ट, यहां पे क्या हुआ है, ये वाला सेप्टल डिफेक्ट है, दिस इज द सेप्टल डिफेक्ट। यहां पे क्या हो रहा है, इतनी वाली ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग पे हमने क्या करना है,
कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू ये पैच अप्लाई कर देना है और पैच से इस ओपनिंग को क्लोज कर देनी है। ये पैच क्या करेगा, इस ओपनिंग को कवर कर देगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ये ओपनिंग, ठीक है। तो कवर करके क्लोज कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डेकरोन पैच अप्लाई, ठीक है। ये डेकरोन का पैच होता है और ये सर्जरी 2 तरीके से होती है, एक तो 1 स्टेप में, एक या 2 स्टेप में, ठीक है। डेकरोन पैच अप्लाई करने की सर्जरी ये 2 स्टेप के अंदर होती है, ठीक है। एक तो होती है 1 स्टेप सर्जरी और अदर इज 2 स्टेप सर्जरी। एक तो 1 स्टेप सर्जरी, एक 2 स्टेप सर्जरी। 1 स्टेप सर्जरी में सीधा हम बाय ओपन हार्ट कर लेते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन 2 स्टेप में पहले हम पल्मोनरी आर्टरी को लाइगेट करेंगे, उसके बाद डेकरोन पैच अप्लाई करेंगे ओपन हार्ट सर्जरी करके। सबसे पहला स्टेप के 2 स्टेप के अंदर पहले लाइगेट करेंगे हम, लाइगेट मतलब बांधना, लाइगेट पल्मोनरी आर्टरी, लाइगेट पल्मो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को लाइगेट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या कर देंगे हम, डेकरोन पैच अप्लाई कर देंगे। ओपन हार्ट सर्जरी करके डेकरोन पैच अप्लाई कर देंगे। ये था आपका मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सर्जरी। अब 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं इससे, ठीक है। तीनों को लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। नाउ वी राइट डाउन द 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम दिस टॉपिक। फर्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। what is the most common complication of VSD? VSD का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एसन-मेंजर सिंड्रोम, एसन-मेंजर सिंड्रोम, आइसन-मेंजर सिंड्रोम, आइसन-मेंजर सिंड्रोम। यानी यहां पे क्या होता है, शंट रिवर्स हो जाता है। मैंने पैथोफिजियोलॉजी में आपको ये पढ़ाया है। सेकंड क्वेश्चन, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ VSD। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ VSD, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी, सर्जरी कह लो या डिवाइस क्लोजर, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड, रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर। सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर कौन सी डिजीज के अंदर है? रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, बेबी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर कौन सी डिजीज के अंदर है? तो सबसे ज्यादा रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर है VSD के अंदर, ठीक है। और VSD से अगर सेकंड बात करें, VSD से थोड़ा कम वो होता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के अंदर, और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से भी कम होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर। तो ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द क्लास।